गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। आज है 13 जनवरी 2024। आज हम और आप डिस्कस करेंगे टॉप 10 पीवीआई क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप यूपीएससी देते हो या एसएससी देते हो या रेलवे देते हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये आपके लिए उतना ही जरूरी जितना मेरे लिए खुद के लिए भी जरूरी है। चलिए सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर सबसे साफ और स्वच्छता में छठी बार टॉप पर रहा है? तो राजस्थान का जो शहर है ये डूंगरपुर है। सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। यह डूंगरपुर शहर सफाई के मामले में इंदौर को भी टक्कर देता है। जो इतना साफ सुथरा है उन्हें भी वो टक्कर दे देते हैं। ठीक है। स्वच्छता स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार लगातार छठी बार डूंगरपुर शहर राजस्थान का सबसे साफ शहरों में टॉप पर रहा है। तो ये आप कुछ तथ्य है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ और तथ्य है, जैसे कि डूंगरपुर, डूंगरपुर बोलिए या डूंगरिया भील की ठानी बोलिए, दोनों एक ही है। यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है। यहाँ पे एक नदी है महानदियाँ, जो कि उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती है। ठीक है। तो ये कुछ तथ्य है, ये शहर है, आप इसे देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो हाल ही में सी ब्रिज का उद्घाटन मुंबई में किया गया, तो सेंस इसका थर्ड हो जाएगा। सी ब्रिज जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जो कि 2 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? तो अटल सेतु ब्रिज का नाम। ठीक है। यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटों की सफर 20 मिनट में पूरी होगा। ठीक है। दिसंबर 2016 में मोदी ने पुल का आधारशिला रखी थी। कब से शुरुआत हुई थी? तो 2016 से शुरुआत हो गई थी। पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। ठीक है। तो ये कुछ तथ्य है, इसे आप याद कर सकते हैं। ऐसे इस सेशन पे अगर बोला जाए, इस क्वेश्चन पे अगर बोला जाए, तो ये पूरे 30 मिनट की वीडियो बन जाएंगे। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना ही याद रखिए आप कि सी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई में किया गया। ब्रिज का नाम अटल सेतु है, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जो कि 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट पूरा किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगी, है ना। चलिए और कुछ याद कर लीजिए कि पुल का जो लंबाई है यानी कि 21.8 किलोमीटर, उसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है और बाकी का हिस्सा भूमि पर, यानी कि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा भूमि पर है। 70,000 वाहनों, पुल की जो क्षमता है जो 70,000 वाहनों को ले जा सकता है। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी 50,000 का ही अनुमान लगाया गया है गुजरने के लिए। चलिए ये आप कुछ न्यूज़ की कटिंग है, आप इसे देख सकते हैं कि ब्रिज की लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है ना। और 6 लेन है। कितने लेन है? 6 लेन। तो तीन तीन गाड़ी जा भी सकते हैं, 3 गाड़ी आ भी सकते हैं, और दोनों तरफ से एक एक इमरजेंसी ब्रिज भी बनाई गई है, यानी कि पूरे 8 लेन हो जाएंगे इसमें, है ना। चलिए इसकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर लैंड पर, यानी कि भूमि पर है ना, जो कि मुंबई से नवी मुंबई जाएगी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को क्रॉस करेगी, है ना। इसकी जो कुल लागत है 17,843 करोड़ रुपये है। ठीक है। इसमें ब्रिज को बनाने में करीब 2 मैट्रिक टन स्टील और 5 लाख मीट्रिक टन सीमेंट लगा हुआ है। इस यहाँ पे इस ब्रिज पे 400 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, है ना। ब्रिज पर एडवांस लाइटिंग दी गई है, ताकि लाइट जो भी फोकस है उसका सिर्फ ब्रिज पर किया जाएगा, समुद्री जीवों का कोई नुकसान नहीं होगा उससे। ठीक है। तो ये सारे कुछ तथ्य थे, आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कहाँ से शुरू होगी? तो ये थौबुल जगह से शुरू होगी। थौबुल एक जगह है। चलिए, मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से बदलाव हो गया है। कहाँ की सरकार से? तो मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से बदलाव हो गया। पहले यह इम्फाल में होने वाली थी, लेकिन अब जो इसका स्थान है ना वो बदल कर थौबुल कर दिया गया है। ठीक है। तो अब थौबुल से शुरू होगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 34 किलोमीटर दूर थौबुल से शुरू होगी।
तो मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? तो इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? तो मणिपुर की। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें कुछ और तथ्य है कि 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रूट में कोई रुकावट, कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, कोई रुकावट या बदलाव उसमें नहीं होगा। तो कब से? तो यानी कि कल से 14 जनवरी से, ठीक है। और ये आप कल की न्यूज़ की कटिंग देख रहे हैं। चलिए, इसमें कुछ और भी है कि 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें और भी न्यूज़ के माध्यम से समझ लीजिए। ये देखिए, दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि ये रूट है, इस इधर से निकलेगी और वहां तक जाएगी, है ना। चलिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितने राज्य? तो 14 राज्य को क्रॉस करेगी और 145 दिन लगेंगे। इसमें कितना किलोमीटर? तो 3570 किलोमीटर ये क्रॉस करेगी, ठीक है, 145 दिन में। अगर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे ये पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा डाउनलोड करने का, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना IAF का AN-32 7.5 साल बाद किस जगह मिला है वायुसेना के विमान का मलबा? मलबा आप जानते हैं मलबा किसको बोलते हैं? समुद्र में जब कोई चीज दब जाती है और उससे उसमें जो कीड़े मकोड़े से होते हैं ना, उसमें लग जाते हैं और बहुत दिनों के बाद मिलता है, तो उसमें मलबा मलबा में दबा दिया जाता है, यानी कि मलबा बन जाता है वो, है ना। तो वो 7.5 साल मिला है, 7.5 साल के बाद मिला है। क्या? तो वायुसेना IAF का AN-32, ठीक है। कहाँ पे मिला है? तो बंगाल की खाड़ी में मिला है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में 3.4 किलोमीटर की गहराई में ढूंढा गया। कितना किलोमीटर? तो 3.4 किलोमीटर की गहराई में ढूंढा गया, ठीक है। इसका कुछ और तथ्य है कि वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा करीब 7.5 साल बाद बंगाल की खाड़ी में मिला है। इसे समुद्र में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई में ढूंढ लिया गया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना IAF का AN-32 विमान साल 2016 में एक मिशन के दौरान लापता हो गया था। कब लापता हो गया था? तो 2016 में ही लापता हो गया था ये। उसमें करीब 29 लोग सवार भी थे। इसके कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे कि AN-32 की खासियत आप देख लीजिए। यह 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, खास तौर पर इसका उपयोग कार्गो प्लेन के तौर पर किया जाता है, ठीक है। इसमें इसमें इस एयरक्राफ्ट की ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी 77.5 टन या 50 पैसेंजरों को ले जाने की है, ठीक है। इसमें कितने पैसेंजर जा सकते हैं? तो 50 पैसेंजर आराम से जा सकते हैं। चलिए, ये जो है ना खासियत, इसमें एक लास्ट देख लीजिए। AN-32 के प्रोटोटाइप ने 1976 में पहली बार उड़ान भरी थी, ठीक है। तो कब उड़ान भरी थी पहली बार? 1976 में। इनसे जुड़े कुछ हादसे भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि मार्च 25 1986 में हिंद महासागर के ऊपर AN-32 लापता हो गया था। आज तक उसका पता भी नहीं चल पाया है, जबकि उसमें 4 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स भी सवार थे उसमें। 1999 में भी दूसरी घटना हुई। AN-32 का एक प्लेन हादसे का शिकार हो चुका था। एक तीसरा घटना देख लीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के कुछ ही देर बाद क्रैश होने से 21 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज देख लीजिए, 10 जून 2009 को 13 लोगों को लेकर जा रहा AN-32 प्लेन अरुणाचल प्रदेश में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था। तो ये कुछ खासियत है, ये कुछ जुड़े उनसे हादसे थे, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने काला राम मंदिर में सफाई कहां पर किए? है ना, PM मोदी ने काला राम मंदिर की साफ सफाई कहां पर किए? तो ये नासिक में किए हैं। नासिक में काला राम मंदिर है, तो वहीं पे वो सब सफाई किए हैं। इसके कुछ तथ्य भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 12 जनवरी को नासिक पहुंचे। यहाँ उन्होंने काला राम मंदिर में साफ सफाई की, ठीक है। नासिक में सेकंड जो इम्पोर्टेंट है तथ्य ये देख लीजिए, नासिक में लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन साफ सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ जो भी 22 जनवरी को रामलला आने वाले हैं अयोध्या में, उन्हीं के दिन उन सभी को बोला गया कि आप सब सफाई कीजिए अपने अपने शहरों का, अपने अपने घरों का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स वॉच की
किस रिपोर्ट पर भारत में मानवाधिकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं? किसके द्वारा? तो वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के द्वारा, है ना। सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। देखिए ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना, जहाँ पे छेड़खानी वगैरह होते हैं या रेप वगैरह हो जाते हैं, तो उन्हें ह्यूमन राइट्स की अंतर जोड़ा जाता है ना। मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख और नीतियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को कितने विकेट से हराया? तो 6 विकेट से हराया है, ठीक है। किसको? तो अफगानिस्तान को। गुरुवार को ये मैच खेली गई थी, ठीक है। मैचों में T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी, यानी कि 6 विकेट से हरा दिया था। इसमें शुभम दुबे ने 60 रन और गेंदबाज अक्षर पटेल ने 2 विकेट गिराए थे, है ना। तो ये कुछ तथ्य है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल हमास की जंग के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने किस देश में हूती विद्रोहियों पर हमला शुरू कर दिया है? देखिए एक तो जंग चल ही रही थी इजराइल हमास का, और दूसरा जो है ना यूएसए और यूके ने मिलकर एक हूती विद्रोह पर हमला किया है। तो कहाँ की लोगों को? तो यमन की, है ना। सेंस इसका हो जाएगा सेकेंड। देखिए पहले तो एक युद्ध चल ही रही थी, इन लोगों ने फिर दूसरी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ तथ्य हैं, अमेरिका और यूके की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले शुरू किए हैं। इसका सेकंड तथ्य है कि अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ यानी कि यूके के साथ हमला तब शुरू किया है जब उसका एक अहम सहयोगी इजराइल गाजा में हमास के साथ युद्ध कर रहा है। उनका एक और भी सहयोगी अमेरिका, तो सारे दोस्त उनके दुश्मन या दोस्ती बनते रहते हैं। तो इनका तथ्य ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस बड़े नेता ने कहा भारत 5 साल में बन जाएगी तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति? तो इन्होंने अमित शाह जी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कहा था, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, यानी कि ये दोनों हैं, केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री ये दोनों हैं। तो अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो अगले 5 साल में ही विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति हम बना देंगे, ठीक है। तो ये इनका बोल था, ठीक है। अगला तथ्य देख लीजिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा शुक्रवार को कहा कि यह समिट का समापन नहीं वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा होने की शुरुआत है। तो ये उनका कुछ तथ्य है, ये आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 जनवरी को तूरा में मेघालय गेम्स 2024 का उद्घाटन करेंगी, ठीक है। वो जाएंगी और वहां पे 15 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा। चलिए इतना ही। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज आए सारे के सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उससे हम लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण मोटिवेशन होते हैं और हमें और उत्साह होती है आपके लिए काम करने की, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने की, VVI क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू आप सभी को, आपका दिन शुभ हो। आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।